नमस्कार। आज हम भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मूल्यांकन करेंगे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित है माना जाता है। इस संबंध में एम.बी. पाली ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया में लिखा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जहाँ तक न्यायिक पुनरावलोकन के प्रश्न में भारत दो अतियों एक्सट्रीम्स ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच की स्थिति है। संविधान में विशेष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार सीमित रखने की व्यवस्था के पीछे शायद यह मंतव्य था कि न्यायपालिका को संसद बनने से रोका जा सके। इस संबंध में भारत की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार की अतियों से बचने का प्रयास किया गया है। भारत में 1967 के बाद विशेषकर बैंक और प्रिवी पर्स संबंधी मुकदमों के निर्णय के बाद ऐसा अनुभव किया गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की भांति असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लगा है। कदाचित इसलिए संविधान के 42वें संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को काफ़ी सीमांकन किया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने अपने पुनरावलोकन संबंधी विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि संविधान के विभिन्न भागों और विभिन्न अनुच्छेदों में साम्य पाया जाता है। उदाहरण के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों के तीसरे भाग और नीति निर्देशक तत्वों संबंधी चौथे भाग में सामंजस्य है। अर्थात यद्यपि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नहीं, फिर भी न्यायपालिका द्वारा इन दोनों के साम्य की अवस्था में माना गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के समय किसी कानून की वही धारा या उपधारा रद्द कर दी जाती है जो संविधान के प्रतिकूल होती है। अमेरिका में किसी अधिनियम की किसी धारा के संविधान के प्रतिकूल होने पर सारे अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है। भारत में ऐसा नहीं किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने ही निर्णयों को पुनः अवलोकित कर उनकी पुष्टि या उन्हें रद्द करने या उन्हें संशोधित करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए 1967 में गोलकनाथ के मुकदमे में के निर्णय को बाद में केशवानंद भारती के मुकदमे में उलट दिया गया था। इस अधिकार द्वारा उच्चतम न्यायालय संविधान को सजीव, जीवंत और बदली परिस्थितियों के अनुसार ढालने का काम करता है। उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उपयोग करता है। किसी भी अधिनियम का पुनरावलोकन करते समय उच्चतम न्यायालय यह मानकर चलता है कि यह अधिनियम वैधानिक है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन करते समय उच्चतम न्यायालय विचाराधीन अधिनियमों की अवैधानिकता के पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं रहता है। भारत में उच्चतम न्यायालय को अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय ऊपर इंगित सिद्धांतों का प्राय पालन किया जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने पर्याप्त संवैधानिक विवाद पैदा किया है, किंतु अंततः पूर्वोक्त संशोधन ने इससे संबंधित सभी विवादों को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है। इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के कानूनों, आदेशों और कार्यों की समीक्षा करके उनकी संवैधानिकता को स्थापित करना होता है। भारत में सरकार के कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ही करता है। भारत में न्यायपालिका का संगठन भिन्न राष्ट्रों में न्यायपालिका का संगठन भिन्न प्रकार से किया जाता है। भारत जैसे संघात्मक शासन वाले देशों में शासन के प्रत्येक स्तर पर पृथक न्यायिक संगठनों का सृजन किया गया है, लेकिन व्यवस्थापक और कार्यपालिका के समय के समान उनमें पृथक्करण नहीं किया गया है, अपितु एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका का संगठन एक ऐसी श्रृंखला के रूप में किया गया है जिसमें छोटे अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर बड़े न्यायालय होते हैं, उनके ऊपर उच्च न्यायालय और सर्वोपरि स्थान पर उच्चतम न्यायालय। भारत में न्यायपालिका संगठन निम्नांकित प्रकार है। केंद्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, जिला स्तर पर जिला न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी प्रथम, सहयोगी न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, श्रमिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और स्थायी लोक अदालत। उपरोक्त रेखाचित्र से भारत में न्यायपालिका संगठन की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है, अर्थात अधीनस्थ स्तर से उच्चतम स्तर तक न्यायालय एक दूसरे से संबंधित है और श्रृंखलाबद्ध है। नंबर 2, केंद्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय है जिसका निर्णय अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय में भी 3 स्तरों पर न्यायिक प्रक्रिया संचालित होती है। ये 3 स्तर एकल पीठ, द्वै या अधिक पीठ और पूर्ण या बहुल पीठ। पूर्ण पीठ की संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है,
जिसके समक्ष अत्यंत उलझनपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को सुनवाई हेतु ले जाया जाता है। एकल पीठ में एक न्यायाधीश, दो पीठ में दो न्यायाधीश और बहुल पीठ में मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट पीठ द्वारा या सभी न्यायाधीशों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाते हैं। नंबर 3, भारत में प्रत्येक राज्य के स्तर पर सर्वोपरि न्यायालय का रूप उच्च न्यायालय हाईकोर्ट होता है। इसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह भी उच्चतम न्यायालय के समान 3 स्तरों पर न्याय प्रक्रिया संचालित करता है। नंबर 4, जिला स्तर पर जिला न्यायालय एवं विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में भी एकल पीठ या 2 न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। न्यायपालिका की श्रृंखला के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सहयोगी न्यायालय भी स्थापित किए जाते हैं, जैसे श्रम न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत आदि। ये न्यायालय क्षेत्र विशेष या विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं। इन विशिष्ट न्यायालयों में उनके लिए निर्धारित क्षेत्र के बाद सुने और निर्णित किए जाते हैं। धन्यवाद।